नमस्ते बच्चों। बाल अध्ययन विधियाँ, इसके हम 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 6ठा भाग पढ़ रहे हैं। हम अब तक ये समझ चुके हैं कि बाल अध्ययन क्या है और क्यों किया जाता है। बाल अध्ययन विधियों में हमने पहली विधि पढ़ी थी क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, दूसरी विधि हमने पढ़ी थी निरीक्षण विधि और तीसरी विधि हमने शुरू कर दी थी जिसका नाम है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत बच्चे हम लोग कर चुके हैं और ये मैंने आपको भाग 5 में शुरू करवा दिया था। बच्चों, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन यहाँ साथ में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप बराबर ये व्याख्यान सुने जो कि YouTube पर अवेलेबल है और इन व्याख्यान को नोट भी करें ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी। प्रयोगात्मक विधि हम शुरू कर चुके थे बच्चों और हमने ये पढ़ लिया था कि जहोदा के अनुसार प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। इसमें चरों को योजनानुसार घटा बढ़ाकर नियंत्रित दशाओं में निरीक्षण लेकर परिकल्पना को सत्य या असत्य सिद्ध करते हैं। प्रयोगात्मक विधि में हमने इसके 2 प्रमुख चर के बारे में पढ़ा था, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, और इसमें हम आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन करते हैं और कार्य को आश्रित चर माना जाता है और कारण को स्वतंत्र चर माना जाता है। हमने प्रयोगात्मक विधि के चरण भी पढ़ लिए थे जिनका कि अभी मैं आपके सामने सिर्फ नाम ही लूंगी। समस्या, संबंधित साहित्य का अध्ययन और उपकल्पना निर्माण, प्रयोज्य, चर और प्रयोगात्मक अभिकल्प, उपकरण तथा सामग्री, नियंत्रण, निर्देश तथा विधि, परिणाम, व्याख्या तथा सामान्यीकरण, ये सब हम भाग 5 में पढ़ चुके थे और प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत हम कर चुके थे। आज हम आपको प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता के बारे में बताएंगे। कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन इस विधि द्वारा, यानी कि प्रयोगात्मक विधि, ठीक है, प्रयोगात्मक विधि द्वारा जितनी शुद्धता से किया जाता है उतना दूसरी विधि द्वारा कार्य और कारण संबंधों की मात्रा का भी अध्ययन किया जा सकता है। बात समझ में आई बच्चों? इस विधि द्वारा कार्य और कारण के बीच में जो संबंध है उस संबंध का अध्ययन बहुत अधिक शुद्धता से किया जा सकता है और साथ ही कार्य कारण संबंधों की मात्रा का भी अध्ययन हम कर सकते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन प्रयोगात्मक विधि के द्वारा अत्यंत ही शुद्धता से किया जाता है, उतना दूसरी विधि द्वारा कार्य और कारण संबंधों की मात्रा का भी अध्ययन किया जा सकता है। प्रयोगात्मक विधि की दूसरी उपयोगिता है, यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और संक्षिप्त होती है। कैसे होती है? क्योंकि बच्चों इसमें एक व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों को, बात को आप समझ रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों को प्रभावित, जो अनेक कारक होते हैं ना बच्चों, जो कि एक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उनको नियंत्रित कर कार्य और कारण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, जैसे कि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी जो एक व्यवहार होता है ना, उसको प्रभावित करने के लिए हमें कहें कि कोई एक कारक जिम्मेदार है, ऐसा नहीं होता है। तो कई सारे कारक किसी एक व्यवहार को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। इन सभी कारकों को नियंत्रित करके कार्य और कारण का प्रभाव का अध्ययन ये प्रयोगात्मक विधि के द्वारा अधिक शुद्ध और संक्षिप्त रूप से प्राप्त हो जाता है। फिर है उपकल्पना के परीक्षण की यह श्रेष्ठ विधि है। ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन, बात समझ में आ रही है? ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रयोगात्मक विधि में क्या देखा जाता है, कार्य और कारण के मध्य संबंध को देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन एक या अधिक नियंत्रित समूह तथा प्रयोगात्मक समूह की सहायता से किया जाता है
उपकल्पना, मैंने जैसा कि आपको कल बता दिया था, उपकल्पना के बारे में हमने पढ़ा था। उपकल्पना क्या होती है बच्चों? ध्यान है आप लोगों को या आप भूल गए हैं उपकल्पना के बारे में? आपने पढ़ा था ना कि उपकल्पना का निर्माण करना, जब हम समस्या को चुन लेते हैं और संबंधित साहित्य का जब हम अवलोकन कर लेते हैं, उसके बाद हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं। यानी कि अनुसंधान समस्या के लिए एक प्रस्तावित उत्तर होता है उपकल्पना। बात समझ में आई? जो समस्या है उसके लिए जो संभावित उत्तर है उसको हम कहते हैं उपकल्पना। और उपकल्पना के परीक्षण की यह एक श्रेष्ठ विधि है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसलिए श्रेष्ठ विधि है क्योंकि इसमें कार्य और कारण के संबंधों का अध्ययन एक पर या अधिक नियंत्रित समूह पर या प्रयोगात्मक समूहों की सहायता से किया जाता है। इसलिए इस विधि को उपकल्पना के परीक्षण की श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यह अन्य विधियों की अपेक्षा वैज्ञानिक विधि है, सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें हम प्रयोगात्मक विधि का उपयोग कर रहे हैं। बच्चों, इस विधि के द्वारा जो अध्ययन होता है उसके आधार पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब समझ रहे हैं ना बच्चे आप लोग? सार्वभौमिक से यहाँ पर तात्पर्य होता है कि चाहे कितनी ही बार उसी प्रयोगात्मक समूह को लेकर के अध्ययन किया जाए और चाहे कितने ही प्रयोगकर्ता उस पर अध्ययन करें, उससे मिलने वाले परिणाम एक समान ही होते हैं। तो इस विधि के प्रयोग से जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। इस विधि के प्रयोग के कारण ही मनोविज्ञानों और अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में इसे गिना जाता है। बात समझ में आया? इसीलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि किसके कारण? इसके परिणामों के कारण। क्योंकि बच्चों इसके परिणाम कैसे होते हैं? विश्वसनीय, वैध और सार्वभौमिक होते हैं। वुडवर्थ के अनुसार चूंकि प्रयोगकर्ता घटना का एक विशेष स्थान और समय पर घटित करवाता है, घटना को प्रयोगकर्ता क्या करता है बच्चों? इस प्रकार की प्रयोगात्मक विधि में घटना को विशेष समय और विशेष स्थान पर घटित करवाता है। यानी कि क्या करता है? कई बार कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न करवाता है और ऐसी स्थिति में वह निरीक्षण कैसे कर पाता है? बहुत अधिक कुशलता से कर पाता है, क्योंकि सामने ही परिस्थिति घटित हो रही है। इसलिए वो कैसा होता है? अधिक कुशलता से निरीक्षण कर पाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है बच्चों? जो परिस्थितियां होती है वो किसके नियंत्रण में होगी? प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होगी, क्योंकि वह स्वयं घटित करवाता है। और जब आवश्यकता पड़ती है तो इन्हें दोहराया भी जा सकता है। ठीक है बच्चों? प्रयोग परिणामों की तुलना शुद्धता से की जा सकती है। जितने विधि में ये प्रयोग किए जाएंगे, जितनी बार इस प्रकार के प्रयोग किए जाएंगे, उसके हम परिणामों की जांच और शुद्धता, उसकी तुलना शुद्धता से कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रयोग में प्रयोगकर्ता का पूर्ण नियंत्रण रहता है। तो बच्चों, अभी हमने बात की प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता के बारे में। कार्य और कारण संबंध का अध्ययन शुद्धता से होता है। इस विधि से प्राप्त परिणाम शुद्ध और संक्षिप्त होते हैं। उपकल्पना के परीक्षण की यह श्रेष्ठ विधि है। यह सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है। परिणाम विश्वसनीय, वैध तथा सार्वभौमिक होते हैं और परिस्थितियां इसमें जो भी होती है जिसमें कि प्रयोग किया जा रहा है वह प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होती है। ये हमने पढ़ी थी प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता। अब हम बात करेंगे प्रयोगात्मक विधि के दोष के बारे में। मनोविज्ञान की समस्याओं का इस विधि से अध्ययन करते समय बच्चों जो सबसे बड़ी कठिनाई सामने आती है ना, वो ये है कि एक व्यवहार विशेष को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों को नियंत्रित करना पड़ता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि किसी एक व्यवहार को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। तो बच्चों ये भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी एक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं और उन सारे कारकों को प्रयोगकर्ता को क्या करना पड़ता है? नियंत्रित करना पड़ता है।
लेकिन बच्चों, व्यवहार की जटिलता और गतिशीलता के कारण कारकों को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। हम ये तो नहीं कहेंगे बच्चों कि असंभव होता है, लेकिन हाँ, ये बहुत कठिन अवश्य होता है। मनोविज्ञान के जो विभिन्न चर होते हैं जिन पर कि अध्ययन किया जा रहा है, उनका मैनिपुलेशन भी कुछ अवस्थाओं में बहुत अधिक कठिन हो जाता है। कुछ जटिल मानसिक प्रक्रियाओं और सामाजिक परिस्थितियों का प्रयोगशाला में अध्ययन इस विधि द्वारा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है बच्चों? कठिन इसलिए होता है क्योंकि सभी प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसी सामाजिक परिस्थितियों को ना तो उनको दोबारा दोहराया जा सकता है, ना उन्हें फिर से गठित करवाया जा सकता है, ना उनमें कृत्रिमता लाई जा सकती है। तो ऐसी जो सामाजिक परिस्थितियां होती है, उनका अध्ययन प्रयोगशाला में बहुत कठिन होता है। और इसी तरह से विभिन्न जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है, उनका अध्ययन भी प्रयोगशाला में एक कठिन कार्य होता है। इस विधि के द्वारा अध्ययन करते समय विभिन्न समस्याओं से संबंधित प्रयोगशाला में प्रयोगकर्ता को कई बार कुछ कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ती है। अभी हमने बात की ना बच्चों कि हमेशा हर परिस्थिति को घटित करवाना संभव नहीं होता है, और हर परिस्थिति आपके सामने घटित हो ये भी संभव नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रयोगकर्ता को क्या करना पड़ता है कि प्रयोगशाला में कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ती है। और अगर ये कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है, तो इन कृत्रिम परिस्थितियों द्वारा जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, वो बच्चों उतने विश्वसनीय और वैध नहीं होते हैं, क्योंकि वास्तविक परिस्थितियां और कृत्रिम परिस्थितियों में बहुत अंतर आ जाता है। और वास्तविक परिस्थितियों से जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, वो बहुत अधिक विश्वसनीय वैध होते हैं, और उन्हें ही हम सार्वभौमिक कह सकते हैं। लेकिन कृत्रिम परिस्थितियों द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं, वो उतने विश्वसनीय और वैध तो नहीं हो सकते हैं बच्चों, जितने कि वास्तविक परिस्थितियों में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि अगर प्रयोज्य को पता चल जाए, प्रयोज्य का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अब तक पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको समझाया। प्रयोज्य वो होता है जिस पर की स्टडी की जा रही है, जिसका की अध्ययन किया जा रहा है ना। और अगर प्रयोज्य को ये पता चल जाए कि उस पर प्रयोग किया जा रहा है, तो वो क्या करता है, अपने व्यवहार को मैनिपुलेट कर लेता है। उसका जो व्यवहार होता है वो स्वाभाविक नहीं रहता, जितना कि सामान्य अवस्था में वो जैसा व्यवहार करता है। यानी कि अगर प्रयोज्य को पता चल गया कि प्रयोगकर्ता उस पर अध्ययन कर रहा है, उसकी किसी बात को नोट कर रहा है, तो उसको पता चलने के बाद उसका व्यवहार जो होता है ना बच्चों, वैसा स्वाभाविक नहीं रहता है जैसा कि वास्तविक परिस्थिति में होता है। और फिर जैसा कि हम समझ सकते हैं इस बात को कि अगर प्रयोज्य का व्यवहार वास्तविक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है जैसा कि होना चाहिए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आंकड़े जो हमें प्राप्त होंगे वो शुद्ध नहीं होंगे। और अगर आंकड़े शुद्ध नहीं होंगे तो हमारा परिणाम भी शुद्ध और वैज्ञानिक नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि कई बार ऐसा भी होता है और ऐसी भी कठिनाइयां आती है कि प्रयोज्य जो होता है, यानी कि जिस पर प्रयोग किया जा रहा है, वो प्रयोग करने वाले के साथ सहयोग नहीं करते हैं। अब अगर प्रयोज्य प्रयोगकर्ता को सहयोग नहीं करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में प्रयोगशाला की परिस्थितियों के अनुसार उन्हें जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जब वो व्यवहार वैसा नहीं कर रहे हैं, अर्थात स्वाभाविकता नहीं है ना, और स्वाभाविकता नहीं है, तो फिर जो प्राप्त होने वाले परिणाम हैं वो भी वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो बच्चों, ये सारी हमने बात की प्रयोगात्मक विधि के दोष के बारे में। व्यवहार विशेष को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को नियंत्रित करना पड़ता है, और विभिन्न चरों का मैनिपुलेशन एक कठिन कार्य होता है। दूसरा दोष, मानसिक प्रक्रियाओं और सामाजिक परिस्थितियों का प्रयोगशाला में अध्ययन बहुत ही कठिन है। प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ती है,
तो परिणाम विश्वसनीय नहीं मिल पाते हैं। अगर प्रयोज्य को पता चल जाता है कि उस पर अध्ययन किया जा रहा है तो उसका व्यवहार स्वाभाविक नहीं रहता। प्रयोज्य प्रयोगकर्ता के साथ कई बार सहयोग नहीं करता। बच्चों, ये सब हमने पढ़े प्रयोगात्मक विधि के दोष। तो यहाँ हमारी प्रयोगात्मक विधि समाप्त होती है। प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत हमने प्रयोगात्मक विधि क्या है इसके बारे में पढ़ा, विधि के चरण के बारे में पढ़ा। चरणों के बाद हमने प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता और प्रयोगात्मक विधि के दोष पढ़े थे। तो इसी के साथ आज प्रयोगात्मक विधि यहीं समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।